अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। और आज के दिन के हवाले से भी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई होंगी, बिकॉज नया दिन होता है, नई सोच होती है, नई अप्रोच होती है, नए गोल्स होते हैं जो हमने सेट किए होते हैं और हर दिन के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से हमने उस तमाम चीजों को तकमील पर पहुंचाना होता है, हमने चीजों को मुकम्मल करना होता है, अपने टास्क को, अपने गोल्स को अचीव करना होता है, क्योंकि जिंदगी किसी भी पॉइंट पर किसी भी बात की वजह से रुकती नहीं है। यू शुड नेवर गिव अप, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी सूरत हाल हो, आपने गिव अप नहीं करना, हमने गिव अप नहीं करना। अपने पोटेंशियल पर यकीन रखना है, अपनी काबिलियत पर यकीन रखना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम किसी भी सूरत, किसी भी कीमत इग्नोर नहीं कर सकते। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकार तैयब साहब, आईटी एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट एंड टीचर ट्रेनर और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, मौसम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, मॉडरेट है, ना सर्दी है ना गर्मी। मौसम अब नॉर्मल हो गया? कह सकते हैं, लेकिन मौसम का ताल्लुक भी फील करने के ऊपर है। बच्चों को ठंड लगेगी और जो बूढ़े हैं, बूढ़ों को भी ठंड लगेगी। हम जैसे जो हैं उनको शायद गर्मी लगे। एग्जैक्टली ठीक है। वैसे आपको मौसम कौन सा ज्यादा बेहतर लगता है, मतलब आपको कौन सा मौसम ज्यादा पसंद है? चारों मौसमों में मुझे सर्दी सबसे ज्यादा पसंद है। तो यानी आपने जो चली गई है सर्दी, जो गुजर चुकी है, उसको एंजॉय किया सही से? हाँ जी, शुक्र है, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस सर्दी खत्म हो चुकी है, गर्मी आ गई है, तो जाते हुए लम्हात को एंजॉय करना सबसे ज्यादा आपको, मतलब उनको आप कैप्चर कर लेते हैं अगले चंद माह के लिए। बिल्कुल, ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। तो अच्छी बातों के साथ प्रोग्राम का आगाज करना चाहिए, अच्छी बातों के साथ दिन का आगाज करना चाहिए। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, छठा वो शख्स, मैं वो हदीस बयान कर रहा था कि वो 7 अफराद जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उनमें से छठा इंसान वो है जिसको किसी हसब नसब खूबसूरत खातून ने ज़िना की दावत दी हो और ये उस मौके पर कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ना आसान है, ज़कात देना आसान है, इस मौके पर अपने आप को गुनाहों से बचाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वकार तैयब हमारे साथ मौजूद है, सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट। हम बिहेवियर की बात करते हैं, बहुत ही कॉमनली इस वर्ड को यूज करते हैं कि इंसान का रवैया कैसा होना चाहिए, रवैयों को बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, अपने अंदर चेंज कैसे लाया जा सकता है। इसकी भी प्रॉपर एक पूरी साइंस, और वो साइंस क्या है, बिहेवियरल साइंस क्या होता है और कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इसके बारे में हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में मजीद जान सकते हैं। वकार तैयब हमारे साथ मौजूद है। जी वकार, व्हाट इज बिहेवियरल साइंस? वैसे एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट नो मच अबाउट इट। पाकिस्तान में इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती। रवैयों को परखने का तरीका है कि अगर कोई किसी शख्स ने बात की है या कोई हरकत की है, चाहे वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से हमें दिल को सुकून पहुंचे या दिल को कोफ्त पहुंचे, तो दोनों ही सूरतों के अंदर हम इस चीज को अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसने ये ऐसा क्यों किया। मिसाल के तौर पे रोड पे अगर आप चलते हुए देखते हैं कि कोई शख्स सेंटर लेन में जा रहा है, हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है, और उसको ये नहीं पता चल रहा कि आसपास मेरे भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं रोड के ऊपर मौजूद हूं, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हम उस रवैये को परखने की कोशिश करते हैं, इस शख्स ने ऐसा क्यों किया? क्या इसने इग्नोरेंस की वजह से, जहालत की वजह से ऐसा किया, या इसकी आदात में ये शामिल है, या इसकी अपब्रिंगिंग में ये शामिल है। मैं यहाँ पे बैठ के फिर ये इसको जनरल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हम उसको देखते हैं कि सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा।
कि बहुत सारे लोग अब इस वक्त जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, रिलेशनशिप बेस्ड सिस्टम है कि हम खानदानों के खानदान इकट्ठे रहते हैं। तो उसके अंदर जो बच्चे बड़े होते हैं वो मुआशरे में क्या तब्दीली लाते हैं, इकोनॉमिकल क्या तब्दीली आती है, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या तब्दीली आती है, हमारी इक्तिसादी तौर पे क्या तब्दीलियां आती हैं, और अमूमी जो रवैया होता है जो आजकल हम देख रहे हैं कि तशद्दुद पसंदाना होता जा रहा है, तो वो हम देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अमूमी तौर पे हर चीज को यानी परखने का, रवैयों को परखने का जो नाम है वो बिहेवियर साइंसेज है। परखना वैसे बड़ा आसान सा लफ्ज है, कह देना बड़ा आसान है, तज्जिया करते हैं टू एनालाइज आई डोंट थिंक दैट इट्स वेरी इजी एनालाइज करना। तो कितना चैलेंजिंग होता है, कितना मतलब कैसी है ये फील्ड, क्या है ये एक्चुअली? इसमें आपको डाटा साइज ज्यादा चाहिए होता है। डाटा साइज का मतलब है कि लोगों पे हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं ना। अब अगर मैं एक रवैये को परखना चाहता हूं और एक शख्स का मैंने रवैया देखा है और उसके रवैये की बुनियाद पे मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, मुझे कम से कम उस जैसे 1000 लोग और चाहिए जो उसी सिचुएशन के अंदर वही रवैया एग्जिबिट कर रहे हों। कि कोई हरकत किसी ने की है तो मैं उसी सिचुएशन के अंदर और 1000 लोग कर रहे होंगे रवैये, वही रवैया इख्तियार कर रहे होंगे, हम उनको परखेंगे और फिर हम देखेंगे, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे मुश्किल ये होता है कि आपके पास रिजल्ट्स फौरी नहीं आ रहे होते, मतलब ये आपके रिजल्ट्स कई साल बाद आ रहे होते हैं और उसके लिए आपको डाटा साइज बहुत बड़ा चाहिए होता है। मैंने जैसे एक शख्स की बात, रोड पे चलता हुआ एक शख्स की बात की, तो मैं देखूंगा कि अगर अमूमी एक रवैया कि जो शख्स मोबाइल फोन पर है वो डिस्ट्रैक्टेड है, उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो एक्सीडेंट करवाएगा भी और खुद एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन वो मैं एक गाड़ी की बुनियाद पे नहीं कहूंगा, एक शख्स एक ड्राइवर की बुनियाद पे नहीं, उस जैसे मैं कम से कम 500,000 ड्राइवर लूंगा जो मोबाइल फोन पर होंगे, उनका मैं रवैया देखूंगा और उनकी वजह से असरअंदाज होने, मुआशरे पे असरअंदाज होने वाले अवामिल को देखेंगे और फिर हम रिजल्ट निकालेंगे कि अच्छा, हम फिर एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल मुहलिक है। बिल्कुल सही। तो हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक हम इस पे काम क्यों नहीं कर रहे? इन पाकिस्तान अभी आपने मेंशन किया कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट और हमें नॉलेज भी नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी अभी जो चीजें जान रही हूँ वो आप ही से जान रही हूँ, तो मैं इसे मजीद आगे ट्रांसफर करूंगी। एज अ होल हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अभी तक हम इसके बारे में नॉलेज क्यों नहीं गेन कर पा रहे? देखिए, किसी भी फील्ड को प्रमोट करने का बेहतरीन तरीका होता है कि उसको इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे अब आप एक एंकर हैं, अगर एंकरशिप की जॉब्स खत्म हो जाएं, सिर्फ आप शौक के लिए कर रहे हो, तो शौक के लिए कितने लोग करेंगे? अगर उसकी जॉब्स ना हो, यानी कि आपको उसका पे ना किया जा रहा हो, तो जिस फील्ड में इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे बहुत ही कम इदारे हैं जो इस तरह की चीजों को पे कर रहे हैं, और अगर वो हम जो रिजल्ट्स हासिल कर रहे होते हैं उसके लिए डायरेक्टली हमें पे नहीं किया जा रहा होता, बल्कि उन रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके हमें पेमेंट हासिल करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कॉर्पोरेट इदारे में जाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि मैंने एक अमूमी रवैया देखा है, जो सेल्स पर्सन आपके हैं या मैनेजमेंट है, उनमें मैंने एक रवैया देखा है कि अगर वो फलां चीज अडॉप्ट करें तो आपके कस्टमर्स, आपकी सेल बेहतर हो सकती है। तो अब मैं उनको वो सेल कर सकता हूं, मैं वो ट्रेनिंग के तौर पे सेल कर सकता हूं, डायरेक्टली नहीं है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इस पे काम नहीं कर रहे। दूसरा, हमारा एक अमूमी रवैया है कि जिधर रोशनी हम ज्यादा देखते हैं, स्पॉटलाइट की तरफ हम चल पड़ते हैं। तो इस स्पॉटलाइट जो आप चल रही है वो देख रहे हैं आप, डिजिटल मार्केट की है, आईटी की है, या सिंगर्स हैं, या यूट्यूबर्स हैं, या टिकटॉकर्स हैं, या फिर इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, जो हमेशा से चलता हुआ। बिल्कुल सही। माइंडसेट कैसे चेंज किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? माइंडसेट इंस्पिरेशन बन के आप देखते हैं कि किसी मुल्क के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, या पाकिस्तान अगर आज वर्ल्ड कप जीत जाए, अब 2022 में आ रहा है वर्ल्ड कप, तो 2024 में जो, तो यानी कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए तो एकदम से दोबारा क्रिकेट का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हॉकी का वर्ल्ड कप जीत जाए या फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत जाए, जिसमें बहुत ज्यादा वही बात कि रोशनियां दोबारा आने लग जाए। तो अगर आपने किसी फील्ड को प्रमोट करना है, एक तो सबसे पहले उसमें किसी शख्स को इंस्पिरेशन बनना पड़ता है। दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होती है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि मुआशरा, लाइक हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कॉर्पोरेट इदारे हैं, वो उस चीज को सपोर्ट करना शुरू करें कि वो कहें कि हाँ, हम इसके लोग ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी, अभी आपने न्यूट्रिशनिस्ट की बात की थी, ठीक है, फूड साइंसेज के अंदर अब मुल्तान के अंदर बहुत कम इदारे हैं जो इसकी डिग्री, सिर्फ यहाँ पे 1-2 इदारे हैं जो इसकी डिग्री दे रहे हैं, इसलिए कि इसकी मार्केट में वो डिमांड नहीं है। आज मार्केट में डिमांड पैदा होगी, फौरी तौर पे सारी यूनिवर्सिटियां इसकी डिग्री ओपन कर देंगी। बिल्कुल सही।
तो ये वो चीजें हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत जल्दी आ गई, लेकिन हमारे पास हमने बहुत लेट इस पर काम किया है, कर रहे हैं लेकिन बहुत लेट। तो बिहेवियर साइंसेस के हवाले से भी यही कहना होगा कि हम पता नहीं कब इस पर काम करना शुरू करेंगे। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एक जनरल रवैया है और हमारे व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे, खुद हमारे घर में ये प्रैक्टिस की जाती है कि डॉक्टर के पास कम से कम जाना है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादातर जो इलाज हैं वो 1-2 गोलियों से हो जाते हैं। तो ये एक तो हम उधर देख रहे हैं कि जो असल बीमारी है हम तो उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो जो रवैये हैं हम तो उसको बीमारी समझते ही नहीं है। हम साइकेट्रिस्ट के पास जाना अपनी तौहीन समझते हैं। हम किसी से बात करना, किसी से कि ये मेरे अंदर, मिसाल के तौर पे मैं वर्क प्लेस के अंदर मैं अपने दोस्त, मैं लोगों के साथ मुतशद्दिद हो रहा हूं या मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, आपके ख्याल में कितने % लोग हैं जो इसके लिए किसी एक्सपर्ट से बात करते होंगे? हम यहाँ पे ये बातें करना अपनी तौहीन समझते हैं। हम कहते हैं अच्छा मैं पागल हूँ। ठीक है, एक जर्नल, मैं तो ऐसा ही हूँ। नहीं, बिल्कुल एक जर्नल टर्म जो यूज की जाती है वो ये है कि मैं पागल हूँ, यार मैं पागल हूँ। आपस में बातचीत करके दोस्त, ओ यार कुछ नहीं होता, तूने ये वो ही गलती पे था, और इस तरह कर आके हम बातें खत्म कर देते हैं। जबकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली ऐसा होता है कि आपके बिहेवियर में जरा सी भी तब्दीली आई है, आप फौरन, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी ही समझते हुए कि पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास गए, वैसे आप रवैयों के जो डॉक्टर होते हैं, यही बिहेवियर एक्सपर्ट्स कहलाते हैं, उनके पास आप जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं और वो आपको बताते हैं कि शायद आपका रवैया इस वजह से ऐसा है। वो आपको कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको कहते हैं कि आपको ये करने की ज़रूरत है या ये नहीं करने। तो पहले तो हमारी ज़रूरत ही नहीं महसूस की जाती ना यहाँ पे, इस वजह से ये फील्ड्स अभी तक इन पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो आप इस फील्ड की जानिब कैसे आए? मैं शौकिया आया हूँ, मेरी इसकी में स्टडी नहीं है, मैं बाइस जो क्वालिफिकेशन हूँ वो इंजीनियर ही हूँ। और अलबत्ता उसके अंदर मैंने इस चीज को महसूस किया कि मुझे लोगों को परखना, लोगों को पढ़ना पसंद है। मिसाल के तौर पे अब कोई शख्स, आप इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, ठीक है, या मैंने अगर कोई बात करनी है तो मेरे अल्फाज इतने निपे तुले होंगे जो किसी की दिल आजारी ना करें और उसमें से अपना मतलब भी पूरा कर लें। तो मुझे ये पता चला थ्रू आउट मेरा जो कैरियर है उसके अंदर, मैं इस वक्त ट्रेनिंग के 10th ईयर में हूँ, 10th ईयर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने ये महसूस किया कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करते हुए लोगों की साइकी को ऑब्जर्व करना और फिर उसको टेस्ट करना पसंद है। मिसाल के तौर पे मैं कोई शख्स होगा और मैं कोई बैठा हुआ है और मैं कहूंगा कि ये ना, ये इसके पीछे ये मसला चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमनली कल वैलेंटाइंस डे गुजरा है, ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि 2 लोग अगर बैठे हुए हैं, एक कपल बैठा हुआ है, तो हम उसमें एनालाइज, मैं और मेरी बेगम हम बात किसी रेस्टोरेंट में कर रहे होते हैं कि ये शादीशुदा है या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे अंदर हम एक जनरल, हम इस तरफ चले गए कि हमने उन चीजों को टेस्ट करना शुरू कर दिया कि वाकई ही ये शादीशुदा है या नहीं, और उसके पीछे बहुत सारे रवैये थे कि शादीशुदा लोग ऐसा नहीं करते और जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस होता है, वो यूं कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं। जब हमने उनको टेस्ट करना शुरू किया तो मोर देन 90% जो थ्योरीज थी वो मेरी सही आनी शुरू हुई। तो इस वजह से मैं शौकिया इस फील्ड में आया कि क्यों ना इसको एक प्रोफेशन बनाया जाए। और मैं क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो मैंने इसको फील्ड बना लिया अपना कि मैं अब कंपनीज को सेल करता हूँ अपनी ये ट्रेनिंग, कि आपका ये जो स्टाफ है उसको हम एक तो एनालाइज भी करते हैं और जर्नल हमारे पास जो डाटा है पूरी दुनिया से और स्पेशली पाकिस्तानी लोगों का, कि आप ये चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाय का कप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नहीं खरीद रहे या लोग खरीद रहे हैं, तो आप इसकी सेल्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं आपके स्टाफ के थ्रू। आपके स्टाफ ने जाके बेचना है ना कि ये चीज खरीद लें, तो वो कौन से अल्फाज यूज करें, अप्रोच कैसे करें, किस टाइम पे अप्रोच करें, उनका हुलिया कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे पहने होने चाहिए। अच्छा, वो अगर इनकार कर देते हैं, उस इनकार को कितने फॉलोअप्स के बाद हाँ में तब्दील किया जा सकता है, ये सब चीजें जो हैं ये हम उसमें एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसकी आम रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में, डे टू डे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है? मेरे ख्याल में 100%, क्योंकि आप देखें कि कहीं या तो आप जंगल में बैठे हैं,
ठीक है, जंगल में आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, नीचे अपनी गाड़ी तक जाने तक मेरा कम से कम 5-7 लोगों से वास्ता पड़ता है। एग्जैक्टली, व्हेन यू ठीक है? स्टेप आउट आपके इंटरेक्शन शुरू हो जाते एग्जैक्टली देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी पार्क की है, आगे एक गार्ड है, उस गार्ड ने कुछ भी मुझे कहा कि यहाँ पार्क करें या ना करें, ठीक है, अब उसके साथ मैंने कैसे इंटरेक्ट किया। बिल्कुल। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उससे उलझ पड़ूंगा या मैं उसको कन्विंस करूंगा कि मुझे यहीं पे पार्क करनी है। हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर भी सारा रवैयों की बात है बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैंने उसको क्या अपना रवैया एग्जिबिट किया। इसी तरह घर के अंदर हम क्या अपने माँ बाप से हम सुबह उठते हैं, हम उनको क्या कहते हैं जिसकी वजह से उनका लहजा, उनका पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। हम अपनी बेगम के साथ कैसे बात करते हैं, हम बाहर अपने दोस्तों के साथ, लोगों, सबसे ज्यादा वर्क प्लेस पे इसकी जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि आप अमूमी तौर पे अपना मोर देन 50% टाइम जो है वो वर्क प्लेस पे गुजार रहे हैं, तो उसमें आपका बॉस के साथ रवैया कैसा है। बॉस आप कहते हैं बॉस मुझे पसंद नहीं करता, तो उसके पीछे की रूट कॉजेज जो हैं उसको निकालने की कोशिश करें। क्या बॉस को आपके साथ कोई पिछले जन्म से दुश्मनी है, क्या बिल्कुल, मसला बिल्कुल था, जी। ठीक है, कोई ना कोई मसला है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपकी फर्स्ट अपीयरेंस जो होती है उनके साथ वो हार्श होती है, आपको लगता है कि ये शख्स आपको पसंद नहीं करता। बहुत दफा हुआ है मेरे साथ ऐसा, लेकिन आप थ्रू आउट फिर आप एनालाइज करते हैं, अच्छा इनको मेरे से ये मसला है। मतलब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली देखें, या बाज़ औक़ात कोई कोलीग है, हो सकता है वो जेलस हो आपसे, हो सकता है उसकी प्रमोशन होनी हो, आप उसकी जगह पे आ गए हो, ठीक है। ऐसे ये सब चीजों को आपने सिर्फ दो चीजों से टैकल कर सकते हैं, एक आपकी परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म है, वो साल बाद 2 साल बाद वो रिजल्ट दिखाएगी। फौरी जो चीज है वो रवैया है आपका। आप कैसे आप कोई शख्स नाराज है, अगर आप उसको अप्रोच करते हैं और आप उससे कोई बातचीत करते हैं, उसमें आपका क्या जाता है, ठीक है। हाँ, उसके भी तरीके हैं जिसमें आपकी ईगो भी हर्ट ना हो, आपकी सेल्फ एस्टीम भी कायम रहे और अगला बंदा भी वहां पे भी आग ठंडी हो जाए। ठीक, तो करंटली अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में ट्रेनिंग्स ही चल रही हैं। मैं टोटल इस वक्त इन्वेस्ट हूँ ट्रेनिंग्स के अंदर। ओके। पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, रोजगार प्रोग्राम, उसमें पंजाब आईटी बोर्ड इसे रन कर रहा है, उसमें मैं ट्रेनर हूँ। द कोड टू चेंज पाकिस्तान है, उनका मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड करिकुलम हूँ और वहाँ पे हम मेजर ये जो बिहेवियर साइंसेज वाला पार्ट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उनका जो हेड ऑफिस है वो नीदरलैंड्स में है, एम्स्टर्डम में। तो वो इन चीज़ों को ज़रा समझते हैं और वो कहते हैं कि हाँ इन चीज़ों को पाकिस्तान में प्रमोट करना है। उसके अलावा पाकिस्तान लर्निंग फोरम है, एक कॉर्पोरेट फोरम है जिसमें साउथ पंजाब के सारे टॉप कंपनीज के लीडरशिप और मैनेजमेंट है, उनकी हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं, उसमें ज्यादातर ये बातें होती हैं। ठीक है, अभी आपने एक चीज मेंशन की, दैट इज सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए। हमारे इंटरेक्शंस भी चल रहे हैं डेली लाइफ में। मैं यहाँ आकर प्रोग्राम कर रही हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिल रही हूँ, अपनी टीम से मिल रही हूँ, फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मैं कहीं और जाती हूँ, कहीं मैंने लंच कर लिया तो आई विल डेफिनेटली डील विद अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन फिर मैं घर जाऊंगी, I will become a changed person. तो you have multiple personalities. ऐसा होता है ना, that you are different person with different people. तो डे टू डे लाइफ में आप अपने रवैयों को कैसे मोल्ड कर लेते हैं और कैसा होना चाहिए एक्चुअली आपका रवैया? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर कितना काम किया जाना चाहिए? देखिए, जनरली ये सारी बात है प्रैक्टिस की। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जब आप घर से यहाँ के लिए निकलें, ठीक है, आपने कपड़ों की सिलेक्शन की, तो आपकी कपड़ों की सिलेक्शन जो थी वो इस शो के हिसाब से थी। अब फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी जाना हो तो यूनिवर्सिटी में आपके कपड़ों की सिलेक्शन और होगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ही फन फेयर हो रहा है, बिल्कुल, तो वहां पे कपड़ों की सिलेक्शन और होगी। अच्छा, कोई शादी चल रही है, मेहंदी चल रही है, तो कपड़ों की सिलेक्शन और होगी। बारात है या वलीमा है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है, जो है वो डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से डिफरेंट होता है। अब ये चीजें हमें किसने बताई हैं? ये चीजें हम जर्नली एक तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज शादी पे अमूमी रेड कलर चलना है, ठीक है, मेहंदी पे अमूमन मल्टी कलर्स वो सारे चलने हैं, ऑफिस के अंदर हमें जरा फॉर्मल लुक में आना है, ये चीजें नजर आ रही हैं। बिहेवियर साइंसेज इसीलिए मुश्किल है कि वो उसकी चीजें नजर नहीं आ रही, ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, हालांकि सबसे ज्यादा विजिबल वही चीजें हैं। होता ये है कि आप डे टू डे एक तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे इस बात का फलां शख्स पे क्या असर पड़ा। क्या इतना मुश्किल है कि मैं अगर अभी कोई बात करूं जिसकी वजह से आपकी ईगो हर्ट हो तो आपके चेहरे के ऊपर एक लहर नहीं आएगी? उसको देखना मेरे लिए क्या मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोग नहीं देखते। मैं बस उसी को देखता हूं और उसी को हम एनालाइज करते हैं और देख कि इसका मतलब ये वाला लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। किसी की वजह से खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है। दूसरी चीज है मेंटोरशिप, गाइडेंस है कि जिन लोगों ने पहले काम किया है, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव डन इट,
जिन्होंने इसके ऊपर पहले काम किया हुआ है, हजारों साल का हमारे पास डाटा है। अल्फाज तो वही है ना, अल्फाज तो तब्दील नहीं हुए ना। ये जो मैं आपके साथ और आप मेरे साथ बात कर रही हैं, तो इन अल्फाजों की हिस्ट्री में क्या अहमियत है। कम्युनिकेशन के गुरुज हैं, बिहेवियर साइंसेस के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, पीपल ऑफ साइंस है, उनसे यूट्यूब तो अब भरी पड़ी है। आप एक टॉपिक के ऊपर आप सिर्फ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स लिख के यूट्यूब के ऊपर देखें, लाखों वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी असूल सिर्फ इतना है कि अल्फाज कम से कम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। हाँ, और ज्यादा बोलकर आप बजाय कि आप बाद में रिग्रेट करें, माजरत करें, आप कम बोलकर अपने आप को बचा लें। ठीक, बहुत खूबसूरत बात। इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे। और जिस पॉइंट पर मैं फोकस करना चाह रही हूँ, दैट इज सम पीपल आर एक्सप्रेसिव एंड सम पीपल आर नॉट एक्सप्रेसिव। हाउ चैलेंजिंग इट इज टू डील विद दोज पीपल हु आर नॉट एक्सप्रेसिव। इस हवाले से बात करेंगे कि इजहार करना बाज़ औक़ात बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोग उसी पॉइंट पर ऐसे भी होते हैं जो इजहार नहीं कर पाते, जो नेचुरली ऐसे ही होते हैं कि उनके लिए एक्सप्रेसिव होना इज अ चैलेंज, मुश्किल होता है। इस हवाले से बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के हिस्से में। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद साहब, जिन्हें वेलकम कहते हैं हम अपने शो में एक दफा फिर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेरी वेल, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। हाउ इज लाइफ? लाइफ इज वंडरफुल, माशाल्लाह, especially with Ruhi. एंड हाउ इज वेदर? Weather is changing and you know change is the spice of life. So that's what I'm enjoying. और चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, डेफिनेटली। पॉजिटिव चेंज होना चाहिए वैसे। और वेदर की चेंज तो वैसे भी आपको खुश करती है कि आपने लंबा अरसा एक कंडीशन में गुजारा होता है, अब एक न्यूनेस आ रही होती है, तो दैट्स रियली वेरी फैसिनेटिंग। बिल्कुल, और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत खूबसूरत सी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में पाकिस्तानी ऑथर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट अंग्रेजी अदब में पाकिस्तानी सितारे। प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे इंग्लिश लिटरेचर में कौन से ऐसे पाकिस्तानी ऑथर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से जानते हैं। जैसे हर शख्स को दुनिया में एक शनाख्त होती है, नाम होता है, उसका एक जाना पहचाना स्टेटस होता है, ऐसे ही नेशंस को भी अपनी आइडेंटिटी के लिए कोई ना कोई चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको हम आइडेंटिटी मार्कर्स कहते हैं। तो बहुत पुराने अरसे से और आज भी लिटरेचर वन ऑफ द मार्कर्स है जिससे हम जाने जाते हैं। तो पिछली सदी में इंडियन लिटरेचर, जापानीज, अमेरिकन, कैनेडियन जाना जाता था, पर पाकिस्तानी लिटरेचर को कोई नहीं जानता था। सो एज ए रिजल्ट पाकिस्तान के राइटर्स ने जब लिखना शुरू किया तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म की सख्त जरूरत थी। तो मैंने पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर में किया, और स्पेशली बिकॉज कि ये हमारे कॉलोनियल बैकग्राउंड को भी हाईलाइट करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स को सामने रखते हुए उनमें से एक हमारे पास कामिला शमसी हैं, जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं, 20 से ज़्यादा बुक्स की ऑथर भी हैं, और उनके नावल्स जो बीइंग ए वुमेन राइटर ज़्यादा पॉपुलर हुए बिगनिंग में और आज तक बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनके नावल कार्टोग्राफी से बहुत मुतासर हुआ जब मैंने 2006 में उनका ये नावल पढ़ा, क्योंकि उसमें भी आइडेंटिटी ही को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ था। लेकिन जो अब लेटेस्ट उनका आज इस 21st सेंचुरी में नावल है जो हमसे बहुत रिलेट करता है, वो होम फायर है। और उस नावल को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं, और स्पेशली यही हमें वो मैसेज देता है बहुत सारे और मैसेजेस के साथ। उसका सबसे पहला मैसेज ये है कि जब टेररिज्म दुनिया में आया और एक डिस्कोर्स डेवलप हुआ टेररिज्म के अगेंस्ट, तो उस वक्त पाकिस्तानी किस सिचुएशन में खड़े थे। ये जो नावल है ये यहाँ लोकल पाकिस्तानियों की बात कम करता है, ये उनकी बात करता है जो हमारे डायस्पोरा, यानी वो हमारे बहन भाई जो बाहर के कंट्रीज में सेटल्ड हैं, यूके में, यूएसए में सेटल्ड हैं, उन पर क्या बीती। इस पर बहुत से नावल लिखे गए, लेकिन कामिला शमसी ने बड़ी खूबसूरत स्टोरी डिजाइन की, और इसके लिए उन्होंने यूं किया कि कुछ कैरेक्टर्स डिजाइन किए जिसमें बिल्कुल सारे ही यंग कैरेक्टर्स थे। एक उसमें अनीका है, एक उसमें इस्मा है, एक परवेज है, एक करामत लोन है, और उनकी वाइफ टेरी भी हैं जो कि यूके की रहने वाली हैं। तो इसमें टेररिज्म का इफेक्ट कैसे हुआ। परवेज जो कि ऐसे बाप का बेटा था जो मारा गया टेररिज्म की वार में, एज ए रिजल्ट उसको स्कूल में, उसको माशरे में, उसको गलियों में कहा जाता कि ये ऐसे फादर का बेटा है जो टेररिज्म का शिकार हुआ या मारा गया। तो हर्ट होता गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने भी उसी लाइन को अपना लिया, और वेस्ट जो हमारा मिडल ईस्ट है उसके अंदर जाके टेररिस्ट लोगों के साथ मिल गया। लेकिन चूंकि वो एक अच्छा इंसान था, वो बिल्कुल फटाफट टेररिस्ट नहीं बनना चाहता था। उसने जब वहां देखा कि ब्लड शेड भी है, बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं, तो उसने वापस आने की कोशिश की।
लेकिन आपको पता है कि ये जंगो जदल वगैरह ऐसी चीजें हैं, जब आप इसमें एक दफा इन्वॉल्व होते हैं तो वापस नहीं आ सकते। तो वो अपनी इस वापसी की ट्राई में टर्की के अंदर ही मारा गया। अब उसकी जो सिस्टर है अनीका, उसने बहुत बोल्ड और बहादुर खातून होने का सबूत दिया, और मेरे ख्याल में ये एक मॉडल है हमारी आज की खवातीन के लिए भी, जैसी भी सिचुएशन हो वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने भाई को वापस लाऊंगी, जिंदा नहीं ला सकी तो उसकी डेड बॉडी को जरूर वापस लाऊंगी। टर्की की गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया कि वो वापस नहीं लाएंगे और उसको पाकिस्तान भेज दिया डेड बॉडी, परवेज की डेड बॉडी को। लेकिन अनीका ने बहुत ज्यादा ट्राई करके उसको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, बिकॉज कि इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की कम्युनिटी ने कहा कि एक टेररिस्ट को हम कोई स्पेस यहां पे नहीं दे सकते। सो एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली एक बॉम्ब ब्लास्ट में अनीका भी डेड हो गई, और उसका जो लवर है इमॉन, जो कि असल में करामत लोन का बेटा है और करामत लोन को लंदन का मेयर शो किया हुआ है, वो भी वहां का परवरदा था। वो अपनी अनीका को बचाने के लिए वापस आया, लेकिन वो भी उसी बम ब्लास्ट पे मारा गया। अब दूसरा कैरेक्टर इस्मा का है, जो बिल्कुल अपोजिट है अनीका से। इस्मा ने दूसरी लाइन इख्तियार की, वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करने यूएसए चली गई, हालांकि वो ह्यूमिलेट हुई रास्ते में, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया और अपनी पीएचडी के लिए चली गई। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को अगर आप अंडरस्टैंड करें, गर्ल्स को, तो एक वो है जो सिस्टम को डिफाई करती है, अपने आप को स्ट्रेस करती है, और दूसरी वो है जो सिस्टम को फॉलो कर लेती है, तो वो बच जाती है। इस्मा बच जाती है, वो सर्वाइव करती है नावल की स्टोरी के अंदर, लेकिन अनीका सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो हमें इससे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे सामने पॉइंट आता है कि जो हेजेमोनिक कंट्रोल्स हैं दुनिया में, यानी पावर के जो कंट्रोल्स हैं, ताकतवर कम्युनिटीज के और कंट्रीज के कंट्रोल हैं, उनके सामने बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई जद्दोजहद दिखाएं या उनमें से बाहर निकल पाएं। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो परवेज ने सिस्टम को डिफाई किया, अनीका ने डिफाई किया, वो बेचारे मारे गए, लेकिन इस्मा ने उसको फॉलो किया, वो नहीं मारे गए। तो यहां से हमें एक वो वर्ल्ड याद आती है जिसको हम कॉलोनियल और आजकल की लैंग्वेज में पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड कहते हैं। उसमें ये रूल है कि आपने पावरफुल की बात माननी है, अदरवाइज आप रगड़े जाएंगे। तो ये नावल हमें वो पैगाम देता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, चूंकि वो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल है, तो लिहाजा आप इसमें जिस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं आपने। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल बनता ही तब है जब हम रेजिस्टेंस को करते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स ने रेजिस्टेंस की, बेशक कि वो मारे गए, लेकिन वो मॉडल बने कि हम रेजिस्टेंस कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। और आज 21वीं सेंचुरी में वो टाइम आ गया है कि जब हमें इस रेजिस्टेंस को करके अपने कैरेक्टर को, अपने कल्चर को और अपनी चीजों को मनवाने की जरूरत है। इस नावल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फेमिनिस्टिक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि हमारी खवातीन के बारे में बहुत पहले पिछली 3 सदियों में यह कहा गया कि ये तो बिल्कुल एक तस्वीर का हिस्सा हैं, तस्वीर नहीं है, एक्टिव नहीं हैं, लाइफ के पार्टनर्स नहीं हैं। तो इस नावल को आप देख के कह सकते हैं कि कितने ज्यादा बहादुरी के साथ एक खातून मुकाबला करती है, पाकिस्तान आती है, अपना रोल प्ले करती है, और उसको देखकर हमारी खवातीन, बेशक कि उसमें प्रॉब्लम भी आएगा, लेकिन वो कामयाब हो सकती हैं। अब इसके टाइटल पर जाएं, टाइटल होम फायर है, तो आप देख सकते हैं कि ये फायर कहां कहां नहीं लगी हुई। डायस्पोरा को भी ये फायर की हीट महसूस हो रही है, मिडल ईस्ट में भी हो रही है, पाकिस्तानियों में भी हो रही है। तो ऑथर हमें ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आप इस वर्ल्ड को सही नहीं करेंगे, इस पूरी वर्ल्ड को अपना अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो ये आपके तमाम घरों तक भी ये फायर पहुंच सकती है। तो इस फायर से बचने के लिए ये लाजमी है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल में लाएं। और लास्ट थिंग जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि नावल आपको मैसेज क्या देता है। ये हमारी आइडेंटिटी को तो कर रहा है, मैनेज कर रहा है, राइटर अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसका मैसेज ये है कि इस दुनिया में अगर हेट को प्रमोट किया जाता है, वार को प्रमोट किया जाता है, तो सिवाय फायर के हमें कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब हमें बैठकर सोचने की नीड है कि हम किस चीज को प्रमोट करें, और वो है लव, लव फॉर ह्यूमैनिटी, love for peace, love for survival, love for every community that should be promoted। ये वो पैगामात हैं जो ये नावल हमें देता है। मैंने इसको इसलिए चूज किया कि हमारे पाकिस्तान में लोग उर्दू वाकिफ हैं, काफी ज्यादा जानते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो अदब है वो बहुत, इंग्लिश के अदब से मेरी मुराद वो अदब है जो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग लिख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हुए लिख रहे हैं या बाहर लिख रहे हैं, उससे कम लोग, और खासतौर पर हमारे साउथ पंजाब में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में आज की इस इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारे हमारे साउथ पंजाब के दोस्त भी जान पाए होंगे कामिला शमसी कौन है और उसका नावल होम फायर क्या है। Thank you so much, Professor Dr. Zia Ahmed. What a wonderful novel and what a beautiful message. क्या कहेंगे, इंग्लिश लिटरेचर की जाने बढ़े हैं हम यंगस्टर्स स्पेशली? हाँ, उसकी वजह यह है कि जब मैंने पीएचडी स्टार्ट किया तो सिर्फ गिनती के चंद ऑथर थे, 12,
जो जाने जाते थे, लेकिन इस वक्त उनका नंबर जो है वो 70 से अबव है और वो वर्ल्ड रैंकिंग में आ रहे हैं। और उन्होंने एक्सपैंड भी खुद को किया कि पहले वो सिर्फ पाकिस्तानी लैंडस्केप पे लिखते थे, अब वो पूरे ग्लोब के बारे में लिख रहे हैं। यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के बारे में लिखें, वो और से बहुत सारे लोगों के बारे में। और उनको देखने के बाद मेरे दिल में, आपके दिल में, बहुत से लोगों को ख्याल आता है कि हम वही पोएम ही लिख दें या हम कोई अफसाना छोटा लिख दें, तो ये चीज बढ़ रही है। और साथ ही इसमें जो क्रिटिकल वैल्यू है इसकी वो बढ़ रही है, क्योंकि इसके ऊपर पीएचडीज हो रही हैं, एमफिल हो रहा है और क्लासरूम्स में ये डिस्कस किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की आइडेंटिटी कि पाकिस्तान क्या है पॉजिटिव है, वो जो नेगेटिव चीजें थी इसकी हेल्प से, लिटरेचर की हेल्प से वो खत्म हो रही हैं। पढ़ने से इंसान बहुत कुछ सीखता है। हाँ। और खासकर जब आप नॉवल पढ़ते हैं, आपके माइंड में एक प्रॉपर एक फिल्म चल पड़ती है, आप इमेजिन करने लग जाते हैं और उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, आप समझते हैं, आप सीखते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि कितना जरूरी है नॉवेल्स पढ़ना हमारे यंगस्टर्स के लिए स्पेशली? देखिए, लॉन्जाइनस एक नाम है बहुत पुराना, आज से कोई यूं कहने 500 ईयर्स पहले का नाम है लॉन्जाइनस। उसने 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी लिखी थी एक बुक, और उसका मीनिंग ये था कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपका जो जहनी लेवल है वो पॉजिटिविटी की तरफ एक स्टेप ऊपर चला जाता है। और उन्हीं चीजों, अच्छे कामों के अंदर से एक काम ये था कि आप रीड करते हैं। तो जब आप किसी बुक को रीड करते हैं तो वो एक आपके सामने वर्ल्ड खोलती है, वो उसकी राइटर की विजडम का निचोड़ होती है। उसको पढ़ने के बाद आपको ना डिस्कवर करने का मौका मिलता है खुद को। और स्पेशली जैसे कि हमारे एक प्रोफेसर है मसूद अशरफ राजा साहब, यूएनटी यूएसए में होते हैं, उनको जब ये क्वेश्चन किया गया कि क्यों हमें ये लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उन्होंने कहा जी इसके बगैर आप खुद को समझ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने ज्वाइन किया और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐड की। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की जानिब और देखते हैं कि ब्रेक के बाद हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वकार तैयब से डिस्कस करने जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। वकार तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, बिहेवियर एनालिस्ट। डे टू डे कम्युनिकेशन प्रोसेस को बिहेवियर साइंसेस के थ्रू कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर बात हो रही है। बिहेवियर साइंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस तमाम चीज से पहले, इस सेगमेंट से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक्सप्रेसिव होना और एक्सप्रेसिव ना होना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक्सप्रेसिव ना होना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? आप उस शख्स से ही बात कर रही हैं जो खुद एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं खुद ज्यादा बात करना नहीं पसंद करता। बहुत से लोग हैं, अभी हमारी जो ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी, आपने पूछा मौसम कैसा है, बल्कि ऑन रिकॉर्ड, तो मैंने शायद एक अल्फाज के अंदर उसका जवाब दिया था। दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में जब लोगों को क्लासिफाई हम करते हैं कि इंट्रोवर्ड्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं। इंट्रोवर्ड्स वो हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करना या लोगों में घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते। एक्सट्रोवर्ड्स वो होते हैं जो बातें करना, पार्टीज करना, सोशल होना पसंद करते हैं। अब इंट्रोवर्ड्स जो हैं, वैसे तो तरक्की का कोई पैमाना नहीं है कि किस क्लास ने ज्यादा तरक्की की है, लेकिन अमूमी तौर पर देखा जाता है कि डोमिनेट कर जाते हैं इंट्रोवर्ड्स। बहुत सी कंपनीज में इंट्रोवर्ड्स यानी जो एक्सप्रेसिव नहीं हैं वो लीडरशिप पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, जबकि मैनेजरियल जो ज्यादातर पोजीशंस हैं उस पे एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं। अब उन लोगों के साथ बातचीत करना, आपको यानी कि 2 सवाल आप पूछेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है या नॉन इंटरेस्टेड है। तो आपको अपने अल्फाज उस तरह के रखने चाहिए कि अगर कोई शख्स नॉन एक्सप्रेसिव है, इसका मतलब ये कि वो सोचता ज्यादा है, और जो लोग सोचते ज्यादा हैं वो अगर बात करने पे आएंगे तो वो ज्यादा गहराई पे बात करेंगे, वो ज्यादा बामायनी बात करेंगे। तो इसका मतलब आपको अपने अल्फाज बदलने की जरूरत है, आपको अपने सवालात बदलने की जरूरत है। आप जर्नल जो हम यानी कि हालात हाजरा पे जो तबसरा, और आप ऐसे लोगों को देखेंगे वो सियासी हालात पे बात नहीं करेंगे। आप ऐसे लोगों से लिटरेचर पे बात कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों से फलसफे पे, शायरी पे, ऐसी चीजें जो आम लोग नहीं बात करते, आप उनसे वो बातें करेंगे तो वो जरूर करेंगे। प्रायोरिटीज की बात है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है और माइंडसेट की बात है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ उसूल हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कम्युनिकेशन में किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, एक्चुअली जो कि हम नहीं करते। अलमिया ये है कि हम नहीं करते, लेकिन एक पॉइंट तो आपने ऐड कर दिया है कि क्वालिटी, बात करें तो क्वालिटी की बात हो और कम बात हो, ये एक उसूल आ गया हमारे पास। सेकंड, हम किन चीजों को फॉलो कर सकते हैं? इकबाल ने 1920 में मस्जिद कुर्तबा लिखी थी और उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत एक शेर लिखा था। उन्होंने कहा था नरम दम गुफ्तगू। उससे पहले मर्द मोमिन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था मर्द मोमिन कौन होता है। उन्होंने कहा उसकी क्वालिटीज के नरम दम गुफ्तगू, गर्म दम जुस्तजू, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिल व पाक बाज।
कि वो कहते हैं जब बात करता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, हाँ जब बिल्कुल। काम करता है तो ऐसे जैसे मैदान जंग के अंदर खड़ा हुआ है, यानी मजबूत कदम के साथ। और हाँ, पाक दिल व पाक बाज, रज्म हो या बज्म हो, कि जिससे भी बात कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, दिल साफ होना चाहिए आपका, उसमें मतलब नहीं होना चाहिए, अपना खुद गर्जी जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप सेल्फलेस होके अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। दूसरी चीज है कि बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग मुझसे यूट्यूब पे या कोचिंग जब मैं करता हूं कि कैसे हम एक्सप्रेसिव कैसे हो सकते हैं, इतनी अच्छी बातचीत, ये रवानी जो है जबान के अंदर ये कैसे आती है। इस पे मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्फिडेंस आपका, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आप अमूमी कहीं भी, ये एक चैनल पे बैठ के बात कर रहे हो, एक जलसे में बात कर रहे हो या किसी महफिल में बात कर रहे हो, आप बगैर किसी हिचकिचाहट के वो बात कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ कॉलर है वजाहत मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। ये माशाल्लाह आईटी ट्रेनर आपके जो आए हुए हैं, ये वकार तैयब साहब जो है, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं। तो इनसे कुछ किसी वक्त के बच्चों को बड़ी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी अल्लाह के, जी शुक्र है अल्लाह का, जी शुक्र है आपका। ये माशाल्लाह जो आपके ट्रेनर हैं, ये वकार तैयब साहब, ये बहुत अच्छा हमारा स्पीच कर रहे हैं। इन्हें बार बार लाया करें, ये बच्चों की बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करेंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनका। बहुत शुक्रिया वजाहत प्रोग्राम में शामिल होने का। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था। एतमाद कहाँ से आता है? एतमाद आपके पास आता है नॉलेज से। अगर आप यानी कि यहाँ पे एक मोटर मैकेनिक को बुला लेंगे, उसको कहेंगे कि बाइक खोल दो, तो वो 1 सेकंड से पहले बाइक खोल देगा, और उसको कहेंगे बंद कर दो तो वो बंद भी कर देगा। और फिर हम पूछेंगे कि क्या किया तुमने, तो वो फर बोलेगा। ना उसके पास कोई डिग्री है, ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है, उसके पास एतमाद जो है वो नॉलेज का है। जो नॉलेज उसके पास प्रैक्टिस है, जो एक्सपीरियंस है उसका, कि मुझे पता है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो आपके पास नॉलेज होता है, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप स्टोरीज पढ़ते हैं, आप शायरी पढ़ते हैं, आप फलसफा पढ़ते हैं, आप दुनिया जहान का, यानी जो ये दुनिया है इसको एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद कोई भी टॉपिक यहाँ पे आप टेबल पे लाकर रखते हैं, और आपको पता होगा कि मेरे पास इसका क्योंकि इंफॉर्मेशन या नॉलेज मौजूद है, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के बात कर लेंगे। मतलब यकीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी बिल्कुल, यकीन, एतमाद, यकीन दूसरी चीज है, एतमाद दूसरी चीज है, और तीसरी एक बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि आपको एतमाद तो एक है ना कि आपका अपने नॉलेज और इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि मुझे पता है, बिल्कुल ठीक। और यकीन इस बात का है कि आप जो ये बात कर रहे हैं इसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अगर यानी कि मुझे पता है कि ये बात जो है ये बुरी है, या ये बात किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो मैं 1 सेकंड के लिए बात करते हुए हिचकिचाऊंगा। जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, पसीना आने लग जाएगा, हाथों के पाम्स जो हैं ये गीले हो जाएंगे फौरी तौर पे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होने, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता होगा अल्टीमेटली दिल के अंदर कि ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये ऑडियंस के सुनने के लिए तो अच्छी है, लेकिन ये असल में नुकसानदेह है। बिल्कुल सही, चीजों को देखना बड़ा जरूरी है, सारी चीजों को देख के चलना, ठीक है। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस को बिहेवियरल साइंसेस के थ्रू कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? रवैयों को आप एनालाइज करें, ठीक है। आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कोई एक टॉपिक छेड़ देता हूं, और वो मुझे महसूस होता है कि वो आपके लिए बोरिंग है, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मैं पीछे हट जाऊं, बैक, ठीक है। तो वहां पे मैं अपनी इज्जत भी बचा रहा हूं, और वहां मैं आपके साथ रिलेशनशिप भी बचा रहा हूं। वहां पे कोई और ऐसा टॉपिक शुरू कर सकते हैं जिसमें हम दोनों इंटरेस्ट रखते हो। नंबर 2, एम्पैथी। एम्पैथी इस चीज को कहते हैं टू स्टेपिंग इनटू द शू ऑफ द पर्सन। मैं मसलन कह रहा हूं कि कंकर चुभ रहा है मेरे पाँव में, आप कह रहे हैं नहीं नहीं, आप मेरे शूज में पाँव रख के देखें, उसमें वाकई ही एक कंकर है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट से देखें तो मुझे जो नजारा नजर आ रहा है, आपको उस पॉइंट से कोई और नजारा नजर आ रहा है। तो उस शख्स के दिमाग में घुस के देखें कि वो बंदा इस वक्त क्या फील कर रहा है। आप मिसाल के तौर पे एक शख्स कोई रेडी वाला है, उसको हम कह रहे हैं कि भाई, उसको मईशत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं डॉलर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए वो नॉन इंटरेस्टेड टॉपिक है। उसके लिए ये चीज सिर्फ जरूरी है कि क्या ये मेरे फल शाम से पहले पहले बिकेंगे या नहीं। बिल्कुल सही। आप उसको, अब वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो कहेगा यार पढ़ा लिखे बंदे ये तो पागल होंगे ने, ठीक है। वो आपका ये जर्नल पर्सपेक्टिव ये अडॉप्ट करेगा। तो आप उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रखेंगे, वहां पे आके देखेंगे वो क्या देख रहा है, सारा दिन वो मार्केट में है, या और पूरा दिन इसी तरह हम कर सकते हैं कि रवैयों को एनालाइज करें, और उसकी मदद से हम देखें कि कौन सी चीज बेहतर है और नहीं।
ठीक है, और ये एनालाइज करें कि कहाँ पर चेंज लाने की जरूरत है। बिल्कुल। ठीक है वकार तैयब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चीजें एक्सप्लेन की और वो चीज एक्सप्लेन की जिसके बारे में मालूम होना चाहिए था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ कौन मौजूद होंगे, उनका तारुफ भी करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के इस हिस्से में। इस सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस सेगमेंट में, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, उनके जानिब बढ़ते, उनके तारुफ की जानिब बढ़ती हूँ। एडवोकेट आसमा जबीन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक ठाक खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम अच्छा लग रहा है मुझे। औसम लग रहा है। मौसम औसम हो गया है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मेरे लिए मौसम अब बेहतर हो चुका है। ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ऐसा नॉर्मल मौसम रहना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, वो ज्यादा लंबा ना हो जाए, हाँ। ये जल्दी जल्दी गर्मी आए, ताकि हाँ। चेंज रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑब्वियसली चाहना तो इंसान के इख्तियार में, लेकिन होना अल्लाह के इख्तियार में। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मुल्तान हो और गर्मियां ना हो शदीद किस्म की, तो ये हाँ, ऐसा तो नहीं हो मुमकिन सकता। नहीं है। बिल्कुल। ठीक है जी, एक दफा फिर से वेलकम कहते हैं आपको Thank शो you. में। और दूसरे मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट मोहम्मद खालिद फारूक, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वेलकम टू द सलाम। शो। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? आप सब सुनाइए। ठीक चल रहा जी, है? मजे में मसाइल खत्म हुए, कुछ इम्प्रूवमेंट आई कुछ? चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी इसमें प्रोग्रेस होगी और इंशाल्लाह। मसाइल लीगल एजुकेशन के हवाले जी। से भी और वैसे भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस कदर अपना हिस्सा डाल सकें हम उसको रेडिकेट कर रहे हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेट्स कोशिश जारी रहनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट सर, ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बातें तो चलती रहेंगी, वैसे बड़ी सीरियस टॉक भी होगी, जी। लेकिन मौसम के हवाले से बताएं, आपको कैसा मौसम पसंद है? मौसम ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन है, लेकिन ये है कि वो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये मौसम ऐसा है जिसमें एंजॉय किया जा सकता है। बिल्कुल। इससे पहले तो शदीद सर्दी थी, हम निकल ही नहीं सकते थे अब लिहाफों ऐसा ही से, है। और अब आके थोड़ा सा मौसम है जिसमें मूवमेंट हो रही है और जिंदगी लौट आई है। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। अब- चलें, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का। अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज क्या हम वाकई उठा रहे हैं या नहीं? कैसे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है? अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्या हम एक्चुअली सोसाइटी में किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं या नहीं? एडवोकेट आसमा जबीन हमारे साथ मौजूद है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से। क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो बहुत कॉमनली इस हवाले से हम बात करते ही हैं, जी। बहुत डिस्कशंस होती हैं, बहुत सेमिनार्स होते हैं, और खासकर यूनिवर्सिटी लेवल पर तो हम इस बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम बड़े पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। इम्प्लीमेंटेशन में हम वाकई में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बेसिक जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो गवर्नमेंट है। तो ये बेसिक राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है बिल्कुल इन्हें, बिल्कुल। कि हर बंदे को राइट टू लिव, राइट टू लाइफ हर बंदे को होना चाहिए, बिल्कुल। उसे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसे इंश्योर गवर्नमेंट ने करना है। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम टैक्सेस पे करते हैं और गवर्नमेंट से लगाए हुई तमाम पाबंदियों को फॉलो करते हैं, इसीलिए कि वो हमारी लाइफ को इजी करने के लिए इंश्योर करेगी। बिल्कुल। अब वो आपके सामने है। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है, इस पे आवाज उठाने के हवाले से वो भी आवाज उठाती रहती है, स्टूडेंट्स भी आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, मतलब आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है। जी। हम रोजाना डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं अपनी किसी पोस्ट में, कहीं ना कहीं किसी भी पिक्चर पर हम कहीं ना कहीं कैप्शन जरूर डालते हैं अबाउट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। बट जब पर्सनली हमारे ऊपर बात आती है तो कहीं ना कहीं हम अपना किरदार नहीं अदा करते हैं। बातें ऐसे ही। होती हैं, हाँ लेकिन जी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। प्रैक्टिकली उस चीज को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं करते। सानिया, मियां चन्नू की एग्जांपल हमारे सामने हाँ है, जी, येट बिल्कुल। अनदर एग्जांपल, हाँ जी, ब्लास्फेमी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ब्लास्फेमी के हवाले ब्लास्फेमी से। एलिगेशन। और उससे पहले, बिल्कुल। इससे पहले सियालकोट के हवाले से बात करें, जी। जो कि अभी ताजा था और अब ये केस हमारे सामने है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, तहफुज नहीं है, ऐसे है। सेफगार्ड नहीं कर रहे जी। अपने ही लोगों को। कानून हाथ में लेना
खुद पर्सनल ग्रजेस decisions में करना। एक्चुअली लोगों में तो एक चीज ट्रेवल कर जाती है, पर्सनल ग्रजेस में वो इस तरह के ब्लास्फेमी के तो अक्सर केसेस आप देखें इसी तरह के होते हैं। एलिगेशन जो लगाया जाता है तो उसके आप दर पर्दा जाके देखें तो कोई पर्सनल ग्रज होता है, कोई प्रॉपर्टी का मामला होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है। तो मिसयूज तो बहुत ज्यादा है, लॉ का भी मिसयूज है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास आएंगे, उनसे अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर ही लॉ की इन्फोर्समेंट होगी। और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे हैं पुलिस, और उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वहां पे भी एक क्वेश्चन है ऑब्वियसली। ये एक हमारी सोसाइटी की ऐसी सिचुएशन जा रही है कि हमारी कोई भी डिपार्टमेंट इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो थ्रू एजेंसीज ही हो सकती है ना, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ठीक। उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सनल कैपेसिटी में भी डेफिनेटली हमें करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसी किसी जो ऐसे क्राइम्स हैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। ऐसी चीजों को डिस्करेज करना चाहिए, उसमें कोई सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। कई केसेस में पहले majority- से है बेहतर, वैसे पहले जैसे सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा, पहले से चीजें बेहतर है। हुई हैं, बिल्कुल। ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे। मैं पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि कई केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में सिचुएशन हमारे सामने प्रिटी क्लियर होती है, मतलब हमारे सामने केस एविडेंट है कि ये चीज है, फिर भी डिलेड जस्टिस, ये इसके हवाले से तो कभी तो जवाब मिलना चाहिए कि जस्टिस कब होगा। ऑब्वियसली अलमिया है ये भी हमारे सिस्टम का। एक्चुअली जजेस की शॉर्टेज है, ठीक है, बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, वो भी अपने हद तक कर रहे होते हैं काम, डेली 150 केसेस लगे होते हैं। इवन हम मैजिस्ट्रियल कोर्ट की बात करते हैं तो वो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं काम, यानी काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली इसके लिए अपॉइंटमेंट्स और चाहिए हमें और अपनी टीम चाहिए एक जजेस की प्रॉपरली, जो कि एफिशिएंट हो और काम को, ह्यूमन कैपेसिटी को देखें आपने पहले मद्देनजर रखना है। ऑब्वियसली जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, तो उनकी भी एक लिमिट है काम करने की। तो इसमें हमें और जजेस चाहिए और सिस्टम जो है बहुत डेवलप, जी बिल्कुल, तभी ये कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, इस पर हम आएंगे, इस चीज को ब्रीफली डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एडवोकेट मोहम्मद खालिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी मुल्तान। सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी है कि लीगल एजुकेशन कमेटी एक्चुअली है क्या। जी सर, बताइएगा। जी, ऐसा है कि जो नए आने वाले वकला हैं उनके लिए हम एक प्रैक्टिकल वर्क, जो कोर्स में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनको शेयर करते हैं। फिर उन्हें बताते हैं कि हाउ टू प्लीड द केस, हाउ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कोर्ट डेकोरम क्या है, और जजेस को आपने अगर रिलीफ लेना है, अपने क्लाइंट का प्रेजेंटेशन करनी है, तो कितनी खूबसूरत तरीके से आप करें कि वो जो जजेस साहबान इनको एंडोर्स करें और उसके बाद आपको रिलीफ दे। ये एक प्रोसीजर वर्क है जो कि प्रैक्टिस से आता है। जब हम उन्हें शेयर करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है, और वो हमारी 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें जो हमारे जजेस साहबान हैं या एक्सपीरियंस लॉयर हैं, वो वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो वो फिर बताते हैं कि किस तरह आपने किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को आपने जज साहब के सामने रखना है। जैसे आप अपना ब्रीफ तैयार करके आएंगे, आपको जजेस रिलीफ देंगे, आप उस ब्रीफ के मुताबिक केस लॉ को लेके आएंगे तो जजेस और भी उनके लिए आसानी होगी। जितने जज साहबान को हम एट ईज करेंगे इतना ही उनको फैसला करने में आसानी होगी और वो उतना ही अच्छे तरीके से रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि एपेलेट फोरम भी है। जजेस साहबान ने ये भी देखना होता है कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इसकी अप्रिसिएशन भी हो। तो हमें वो नए आने वाले वकला को ये पढ़ना पड़ेगा अप टू सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट लॉ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी है। ओके, तो इस हवाले से आप कंट्रीब्यूट करते हैं। हम वो कंट्रीब्यूट करते हैं और इंशाल्लाह इसमें हमने देखा है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस है।
हमारे हर हफ्ते लेक्चर होते हैं, जजेस साहबान आते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर, सीनियर लॉयर आते हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह केस को प्लीड किया जाए। ठीक है, इसी बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन बात हो रही थी डिलेड जस्टिस की। जी। पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ऑल ओवर द वर्ल्ड नेगेटिव प्रोजेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, कहां पर लैग कर रहे हैं हम? हाँ, हम सबसे पहले ये कि हमारे पास इसमें बदकिस्मती से लॉ तो बहुत हैं, ऑर्डिनेंस भी आपको पता रोज आ रहे हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सही। अब देखें, होता ये है कि सबसे पहले जो कोर्ट वर्क है, एक केस जाता है कोर्ट में तो कुछ तो हमारी तरफ से डिले होते, बाकी को प्रोसीजर डिफेक्ट्स इतने हैं कि जिस आदमी के कोई ग्रीवियंसेस है वो प्रेफर करता है कि मैं कुछ कर लूँ, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। तो इसलिए वसालती कोर्ट्स भी होनी चाहिए हमारे पास कि शुरू से ही अगर केस ऐसा हो तो आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाएं ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग लिटिगेशन ना हो। इससे ये होगा कि एक तो बर्डन कम हो जाएगा कोर्ट्स पे, फिर जजेस की तादाद भी ऑब्वियसली बढ़ानी चाहिए। इतने पहले कम थाने थे, अब क्राइम रेट ज़्यादा हो गया अगर फौजदारी तरफ देखें। फिर ये कि लोगों को अवेयरनेस भी अपने राइट्स की होगी, हर बंदा चाहता है कि मैं कोर्ट के थ्रू अपना रिलीफ सीख करूं, तो इससे ये हो गया कि वो पेडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सही। अब पेडेंसी को जो है रेडिकेट करने के लिए जजेस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, नई कोर्ट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और जब भी कोई नया लॉ लेके आते हैं तब हमें ये भी देखना है कि जिस कोर्ट में इसका ट्रायल होगा उस कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट भी तो हो। जैसे नैब केसेस हैं, अब आके जाके गवर्नमेंट ने कोई नई कोर्ट्स जो एस्टेब्लिश की हैं और वहाँ पे नए वो है जजेस की तैनाती की जा रही है। ठीक। अब ये बाइफरकेट हो जाएगा, काम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे पहले तो काफ़ी, इसलिए तो उसके फैसले नहीं हो पा रहे थे। अब ये इसी तरह आप अप टू सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है तो उसकी टर्न आते हैं 2 साल तकरीबन, उसका अरसा लग जाता है। अब ये बहुत बड़ा हमारे साथ सेटबैक है। फिर अगर कोई डिग्री जारी हो भी जाती है तो उसकी जो इतना एग्जीक्यूशन में इतना प्रोसीजर डिफेक्ट्स हैं कि बेचारे को साल हर साल लग जाते हैं अपना राइट्स लेने के लिए, सही, तब जाके उसको मिलता है। ठीक है खालिद साहब, इट्स मोर लाइक न्यू मंथ न्यू केस। अभी पुराना एक केस जो कि पिछले मंथ ही पेश आया होता है, कोई भी ऐसा सिनेरियो जो कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते, जो कि हमारे जहनों में हमें दिल दहला देने वाला कोई ऐसा वाकया जो भी केस बंद नहीं हुआ होता, अगले महीने अगले हफ्ते कोई नया केस सामने आ जाता है। क्या दुनिया में, पाकिस्तान में सजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, लोग बेखौफ हो चुके हैं? मैं इस पे थोड़ा सा अर्ज करूं कि ये सियालकोट वाला जब वाकया हुआ था तो वजीर आजम साहब ने खुद कहा था कि अब इंशाल्लाह कोई नया वाकया ऐसा रूनुमा नहीं होगा जिससे कोई बैड इंप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जाए, और इसके लिए उन्होंने एक रहमतुल आलमीन एक सेल भी इस्टेब्लिश किया था जिसमें तमाम मज़ाहब को वो एक पेज पे इकट्ठा करें और वहाँ पे एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर पूरे वर्ल्ड में करें। लेकिन बदकिस्मती से जो मजहबी इंतहा पसंदी हमारी इतनी है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस इस पे रखते हैं। हालांकि ये जो मियाँ चन्नू वाला वाकया अभी फरमा रही थी उसमें उस आदमी ने ये भी कहा कि यार मैं बेकसूर हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, और वो शख्स आखिर तक ये कहता रहा, आखिर तक कहता रहा। देखिए इसके बाद तो फिर बात नहीं रहती, लेकिन ये कि वो चूँकि एजुकेशन नहीं है और लोगों को पता नहीं है, और इसका भी एक प्रोसीजर है जो कि गिवन है कि अगर कोई ऐसी बात हो, किसी बंदे ने ऐसा किया है तो पहले डीसी के पास कंप्लेंट फाइल होगी, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब अगर ये देखेंगे कि ये ऑफेंस बनता है तब वो रेफर करेंगे। बिल्कुल सही। अब ये कि लोगों ने कहा जी ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, हम क्यों ना इसको अभी सजा दें, तो वो इसको और रंग दे के इसको किया जा रहा है, जिसको यानी द राइट प्रोसीजर की जाने की बजाय वो कानून हाथ में लेना ज्यादा प्रेफर किया। ये समझते हैं कि हम जो है खुद ही इंसाफ लेंगे, और वो इस तरीके से लेते हैं, और ये बहुत बड़ा
अलमिया हमारे साथ, ये बिल्कुल ठीक। एडवोकेट आसमा जबीन हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इससे पहले सेगमेंट में हम बिहेवियर के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे। हमारे साथ वकार तैयब साहब मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि बिहेवियर कैसे बेहतर किया जा सकता है, इंसानी रवैये कितने मैटर करते हैं, कितनी अहमियत है, कैसे चेंज लाया जा सकता है, पॉजिटिविटी कैसे फैलाई जा सकती है। आप क्या समझती हैं ग्रास रूट लेवल पर, इनिशियल स्टेज पर कैसे चेंज लाया जा सकता है? कहाँ से शुरू होती है ये चेंज? चीज? तो बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन आप प्रॉब्लम के सिम्टम्स को पहले आइडेंटिफाई करने, वो बहुत जरूरी है। तो इतनी एक्सट्रीमिज्म और इस तरह के बिहेवियर हैं क्यों, उसका रीजन पहले जानना जरूरी है। लोगों को यानी ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है, छत नहीं है। तो आप जब ये प्रॉब्लम्स उनके रिजॉल्व कर देंगे, ये इश्यूज खत्म होंगे, तो बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ये जो हालात चल रहे हैं, ये तो पॉजिटिव नहीं होने देते ना बंदे को। जाहिर है आपके लाइफस्टाइल जैसे चल रहा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वो होता है, आपकी जो एक्सपोजर टूवर्ड्स लाइफ है वो उसी पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी कैसी जी रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने दो केसेस आते हैं। एक शख्स अनएम्प्लॉयड है, कोई जॉब नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, काम करने को है ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली क्राइम की तरफ जाता है। जी बिल्कुल। दूसरी जानिब हमारे पास एक बंदा है जो कि अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं है, सेम केस, सेम विद हिम, लेकिन वो नहीं जाता क्राइम की तरफ। कहाँ कौन ठीक है? क्या आप ये कहेंगे जो क्राइम की तरफ नहीं जा रहा, ऑब्वियसली वही ठीक है। इसके बाद फिर आपकी तरबियत भी आती है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो बहुत मैटर करती है, आपका ब्रॉटअप किस तरह का है। जिसके पास अगर इस तरह का काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वो फिर कुछ ना कुछ काम फिर भी ढूंढ लेगा। ठीक है, वो अपने मयार से नीचे भी काम कर लेगा, क्योंकि वो रिस्क हालाल पर यकीन रखता होगा। ठीक है, आपके जितने एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप अवेयरनेस देंगे लोगों को कि आप जितने पैथेटिक पोजीशन में भी हैं, लेकिन क्राइम आपके लिए ठीक नहीं है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट आप नहीं देख सकते, फेस नहीं कर सकते, बहुत यानी वो भी उसी तरह बुरा ही होगा। तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है खालिद साहब, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? जी, इसमें कोई शक नहीं। पहला कुरान का लफ्ज भी यही है कि पढ़ अपने रब के हुक्म से। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, और इसमें तरबियत भी माँ बाप की। देखें, स्कूल में हम जब बच्चे को एडमिट करवाते हैं तो एजुकेट तो हम उसको घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरबियत आपको वो स्कूल में मिलेगी। पावर्टी अपनी जगह पे है, उसको भी पावर्टी को ख़त्म करने के लिए होना चाहिए, प्रोग्राम आने चाहिए, और स्कूलों में भी थोड़ा सा ये एटिकेट्स सिखाने चाहिए। प्लस ये कि एक माशरे में सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये भी बच्चे की तरबियत को साथ साथ लेके जाना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि हम अपने पैरामीटर्स में रह के माशरे को कैसे सुधार सकते हैं, शहर को कैसे सुधार सकते हैं, मुल्क को कैसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल सही। ये हमारी तरबियत होनी चाहिए और इस पे काम भी होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि वो एक ऑर्थोडॉक्स का जो किस्म का हमारा सिस्टम है वो चल रहा है। बच्चे को स्कूल कर पढ़ाते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं, उसे रटा लगवाते हैं, उसके मार्क्स लेते हैं। इससे ये है कि वो डिग्री तो उसके पास बड़ी अच्छी आ जाती है, उसमें मार्क्स भी बड़े अच्छे ऐड होते हैं, बिल्कुल। लेकिन माशरे का कितना अच्छा फर्द बनता है ये हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, लीगल एजुकेशन कमेटी मुल्तान के हवाले से हम बात करते हैं। यंग लॉयर्स के लिए क्या काम किया जा रहा है? अभी तो लॉ गेट आ गया है। पहले तो ये था कि बच्चे ने एडमिशन लिया लॉ में, 3 साल उसने पढ़ा, उसके बाद उसके पास लॉ की डिग्री आ जाती थी। कोई लॉ मूड्स वो अटेंड नहीं करता था, ना ही उसकी कोई तरबियत होती थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता था। लेकिन अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस पे काम हो रहा है। एक तो 5 साल कर दिया है, FSC के बाद उसकी क्वालिफिकेशन रखी है, और इतना खासा कॉस्टली है। इसमें जो है प्राइवेट इदारे भी शामिल हो गए हैं। अब लॉ मूड्स होते हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका बताया जाता है, और बाद का तो ये स्प्लिट स्टडी भी होती है कि कुछ पीरियड वो यहाँ पे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स,
और उसके बाद बार करने के लिए वो इंग्लैंड भी जा सकते हैं जी। और फॉरेन कंट्रीज में भी जाके लॉ के मुतल्लिक सीख सकते हैं। ठीक है, लॉ की फील्ड में कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप जी फीमेल्स सर, की? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम है। जितना क्राइम रेशो बढ़ रहा है, जितनी लिटिगेशन बढ़ रही है, स्टूडेंट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे। लेकिन हमें ये ओवर सैचुरेटेड लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि बतौर सीनियर हमको डिलीवर नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स को। हमारे बड़ों ने तो हमें बड़ा कुछ दिया है, बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने बड़े नामवर शागिर्द पैदा किए, लेकिन बदकिस्मती से जो हम जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। इस नज़रिए को, इस सोच को मैंने आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। अल्लाह ताला इस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा। चले माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। ह्यूमन राइट्स की जानिब वापस आते हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या ऐड करना चाहेंगी? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो राइट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जिंदा रहने का हक जो है वो हर बंदे को हासिल होना चाहिए। अब जिंदा जो बंदा है तो उसकी ज़रूरियात क्या हैं? खाना पीना उसे चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, रोजगार चाहिए। तो ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे बेसिक राइट हैं। और मैं तो समझती हूँ एजुकेशन भी इन्हीं में से ही है, ठीक है। मैं वो नहीं करती, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अदरवाइज तो यानी एक जानवर भी जिंदा होते हैं, रह रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सारा कुछ। तो इंसान को जो चीज इंसान बनाती है वो एजुकेशन है, एजुकेशन, शऊर। हाँ, बिल्कुल। हमारी यानी माँ हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। अरस्तु ने कहा था कि पढ़ी लिखी मुझे माँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये बेसिक राइट हैं, ये तो हासिल होना हर बंदे को बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ग्रेजुअली बढ़ते जाएं, क्लास जैसे आगे जाती है आप लग्जरीज में जाते हैं, लेकिन बेसिक राइट्स तो ये हैं, एटलीस्ट ये हर बंदे को आसानी से हासिल होना चाहिए। कहीं ना कहीं किया जाता है इस पॉइंट को लेके कि जी ये हमारा राइट है, तो इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिसयूज भी होता है। खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा ही है। वो होता ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जी, उसकी वायलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर एप्लीकेशन भी नहीं है और वायलेशन भी है। इस हवाले से बात करेंगे, यहीं से पॉइंट को हम जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आसमा जबीन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और उनके साथ एडवोकेट मोहम्मद खालिद फारूक साहब, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी मुल्तान। बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स के हवाले से कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जिन पर बात करने की करंटली शदीद जरूरत है। जी खालिद साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं कह रहा था कि आइन में ये तमाम 199 के तहत हम कोर्ट में सीख करते हैं कि हमारे जो अगर राइट्स वायलेट हुए हैं तो उसकी ग्रीवेंसेस विंडिकेट की जाए। तो आइन में ये हर चीज का फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आपको मिलेंगे, और लाइव टू लिवलीहुड जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो स्टेट जिम्मेदार है कि उसको प्रोवाइड करे, और इसके अगेंस्ट वो स्टेट हमसे बड़ा कुछ वसूल करती है इन काइंड्स ऑफ टैक्सेस। अब ये अगर कोई इसकी वायलेशन होती है और हम ये समझते हैं कि स्टेट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, तो हमारे पास बड़े फोरम हैं जो कि स्टेट्स ने हमें प्रोवाइड किए गए हैं, और वो उसमें जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो 99 आर्टिकल 199 के तहत हम हाई कोर्ट से रिज्यू करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि जी हमारा फलां जो राइट्स बनता था लेकिन स्टेट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, तो जजेस फिर उस पर रिट इशू करते हैं और डायरेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट्स को कि हमारी ग्रीवेंसेस जो है वो उसका अजाला करें, हमारी शिकायत का अजाला करें, और हमें जो है वो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो बाउंड है, स्टेट ऑर्गन्स जो हैं वो उसको फॉर इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ राइट्स हैं
राइट टू प्रोटेस्ट भी है, राइट टू जी। असेंबली भी है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि राइट तो दे दिया हमें स्टेट ने, अब आगे हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करके एक प्रॉपर फोरम जिस पे हमें फौरी तौर पे इंसाफ मिले, हमें उनके पास जाना चाहिए। बाद वक़्त हम तो अपना फोरम ज़ाया कर देते हैं, जाना होता है हमने वापडा कोर्ट्स में, हम डीसी साहब के पास चले जाते हैं, डीसी साहब फिर उनको भेजते हैं, फिर वो जाके वहाँ से पता चलता है कि इनकी तो डोमेन में नहीं आता था। तो ये सबसे पहले हमें देखना जरूरी होता ये है कि लोग अपने तौर पे ही बेचारे कोशिश शुरू कर देते हैं कि हमें को मसला हमारा अजाला हो जाए, हालांकि उन्हें एक लॉयर के साथ फौरी तौर पे कंसल्ट करना चाहिए कि मेरा ये मसला है और मैं अगर इसको किस फोरम पे लेके जाऊं कि मेरा फौरी तौर पे मसला हल हो जाए। ठीक है, बात बात ये भी लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है। आसमा साहब, जैसे कभी मैंने जिक्र किया कि एहतजाज का भी हक है शहरियों को, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते लेकिन हैं। स्टेट ने हक दे दिया है, राइट आपको मिल गया, हम एहतजाज कर सकते हैं, वी आर फ्री टू डू दैट। अब आगे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैसे करें उसको? देखिए, एहतजाज जो आप कर सकते हैं उसके सर्टेन लिमिट्स हैं। बिल्कुल, ठीक है, आप उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए आपको कोई नहीं रोकता। पूरा मन एहतजाज होते हैं, आगे 8 मार्च आ रहा है, उस पर जी, भी होते जी, हैं। ठीक जी। है, जब आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेंगे, आप जनाब शीशे तोड़ने शुरू कर देंगे, गाड़ियां तोड़नी शुरू कर देंगे, टायर आग जलाना। लगा देंगे, वो तो फिर ऑफेंस में आ जाएगा। वो तो आपने राइट से आप एक्सीड कर रहे हैं, तो ऑफेंस जो भी होगा उसका ट्रायल भी होगा, फिर उसमें पनिशमेंट भी होगी। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अभी जी। आपने 8 मार्च का जिक्र किया, जी। वैसे वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने मुल्क की आबादी का 52% तकरीबन हैं, तो बिल्कुल। डेफिनेटली आप अगर फाल नहीं होंगे, आप स्टैग्नेंट होंगे, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा ही आपका है। घर भी नहीं चल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम घर एक इकाई है उसे देखते हैं तो आपका घर भी नहीं चल सकता। आज का जो दौर जा रहा है, तो विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सबको अपनी एफर्ट डालनी पड़ती है, सब एफर्ट करते हैं तो आपका और एक सिस्टम करनी चलता चाहिए, है और बिल्कुल। अपनी फैमिली को आप चला सकते हैं। बिल्कुल। ये तो क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है कि नेशनल डेवलपमेंट में खवातीन का किरदार बहुत अहम बहुत है। इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल। इसको क्या किया जाए? बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, इस चीज से खिलाफ वर्जी भी होती है और होती वुमेन है। खवातीन को आगे नहीं आने दिया जाता, मुख्तलिफ चैलेंजेस भी होते हैं। अब आगे भी बढ़ना है, चैलेंजेस भी हैं, गिव अप तो नहीं करना। कैसे सोसाइटी को, माशरे को, जगहों को, वर्क प्लेसेस को, ऑफिसेस को खवातीन के लिए सेफ बनाया जाए? जी, इस हवाले से काफ़ी लेजिस्लेशन भी हुई है। वर्क प्लेस वुमेन हैरेसमेंट एक्ट भी आया है, ओम्बड्समैन के पास आप जाके यानी इसे कर्टेल करने की बहुत एफर्ट तो की जा रही है और बेहतरी भी आई है। उसमें पहले से हालात बहुत बेहतर हैं। बाकी आपने जो एफर्ट करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, जो एक खातून आई है फील्ड में तो उससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है आपके जो साथी होते हैं मेल, उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ही है। आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है कि हाउ टू ट्रीट अस। ऐसा ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जगह तो खैर बन जाती है, अब खवातीन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है, बहुत सारी खवातीन आ रही हैं, काम कोटा कर सिस्टम रही भी हैं। रखा हुआ है, कोटा सिस्टम भी है, कोटा सिस्टम भी हाँ, है। और फिर बिल्कुल, ये कि बिल्कुल। इनकरेज भी किया जाता है, बल्कि लिखा जाता है कि उनको तरजीही बुनियाद पे रखा जाएगा। ठीक है। और- यंग फीमेल लॉयर्स के लिए कितनी चैलेंजिंग है सिचुएशन करंटली? डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है सिचुएशन। मैं आपको बता रही हूँ ना, कंपैरेटिवली मेल से ज्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल ठीक है। ग्रो करना, अपने आप को मनवाना, काम करना और बिल्कुल। काम को जारी रखना, Justify करना। ये प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। उसे जो मीटअप कर लेती है तो फिर वो अच्छी लॉयर भी हो जाती है, नाम आपका भी हो जाता एक्सपीरियंस कैसा था? है। ऑब्वियसली चैलेंजिंग था, लेकिन मैं परसिस्टेंट रही हूँ। मैं बहुत कमिटेड थी, मुझे Determination अपने अगर बहुत बड़ा प्रोफेशन अच्छा से डिटर्मिनेशन, डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खालिद साहब, बात हो रही थी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, क्या समझते हैं? ये तो आपने बता दिया कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, माइंडसेट, मेंटालिटी और अपने दिमाग पर, अपनी पर्सनालिटी पर काम करने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई क्राइम कमिट हो गया है, कानूनी तौर पर
इसकी क्या क्या सजा है? और यानी अगर- अगेन डिलेड जस्टिस, हाँ, क्या रीजन? मैं बताता हूँ। अगर फर्ज करें आपको ऐसी शिकायत देखते हैं कि किसी बंदे ने कोई तौहीन रसाला किया, मजहबी जज्बात उसने मजरूह किए हैं, ठीक है, तो आप फौरी तौर पे इन रिटर्न एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर साहब के पास Okay. देंगे। वो समन करेगा, बुला के देखेगा, हालात को जायजा लेगा, फिर ये केस रेफर कर देगा फॉर एफआईआर। एफआईआर के बाद अपना लॉ जो है, अपना इट्स ओन कोर्स जो है वो अडॉप्ट करेगा सही। और उसको सजा देगा। और इसकी बड़ी सजा है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी इबरतनाक सज़ा है। लेकिन जब होता ये है कि जब से कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है, तब से प्रॉब्लम शुरू, और इससे ये बड़ा मिस यूज़ है। बाज़ बात होता है बिहाइंड द स्टोरी को और बात होती है, लेकिन उसको मजहबी रंग दे के उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे ये इंसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी फैल गई है कि ये शायद यहाँ पे जो अकलियत के लिए या मिनॉरिटीज़ के राइट्स यहाँ पे नहीं है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक वाक़या नहीं है, आप काफ़ी इससे पहले भी एक जो ऐसे एप्रीहेंशन पे ही उस बंदे को मार मार के फिर भट्टे पे फेंक दिया था, उसको जला दिया था। तो फिर सियालकोट का वाक़या हुआ है, फिर ये वाक़या हुआ है। तो इसके लिए बाकायदा सेमिनार्स होने चाहिए, बताना चाहिए, मजहबी स्कॉलर्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको भी आगे आके बताना चाहिए कि ये जो मज़हब तो बड़ा टॉलरेंस देता है, बड़ा एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और लोगों को ये बताता है कि हमारी तो जो बेसिक इस्लामिक कंसेप्ट है वो तो है ही रवादारी का, अमन का, और इससे इतना खूबसूरत मज़हब है कि अगर आप इसकी ट्रू पर्सपेक्टिव में जाएं तो डीड्स के ज़रिए ही ये फैला है, कुछ जंगो जदल से या लड़ाई से ये नहीं फैला। ये हमेशा अच्छे औसाफ की वजह, उस पर हंसना की वजह से इसकी तरवीज हुई है। लेकिन हमने होता यह है कि दो बंदे बैठे आपस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं मजहबी, एक ने को अगर बात ऐसे तलख कर दी तो दूसरा फ्लेयर अप होके उस मारना शुरू कर देगा। इसी तरह ये मॉब में बात जाती है, मॉब की एक अपनी साइकी है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये मियां चन्नू वाले वाक़े में भी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मॉब को वो कर सके। तो इसके लिए एंटी राइट्स जो फोर्स भी बनी है उसको भी थोड़ा सा एक्टिव करना चाहिए कि वो जाके अगर मॉब वायलेंट हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए भी बाकायदा इसकी मशक़ें होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक, और उसका फौरन क्विक रिस्पांस होना चाहिए। ठीक है, इस हवाले से मजीद डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद हैं एडवोकेट आसमा जबीन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अपनी बात को जारी रखते हैं। डिलेड जस्टिस की बात हो रही थी, एक प्रॉपर कोर्ट का प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर है, जस्टिस में डिले क्यों हो जाता है, इंसाफ देने में डिले क्यों हो जाता है, ये कोर्ट कचहरियों के मामले इतने लंबे क्यों हो जाते हैं, इतना अरसा क्यों लग जाता है, इस हवाले से बात करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, इस हवाले से मैं यही आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो ये फौरन एग्जाम लगा और पकड़ के उसे हैंग कर दिया, ये कोई इंस्टेंट जस्टिस नहीं है। ठीक है, जस्टिस की रिक्वायरमेंट तो ये है ना, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। यस, ठीक है, दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, दोनों को सुन के कोर्ट ने देखना है, या अदरवाइज सालिस जो है उसने देखना है। तो हम जब एक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो ऑब्वियसली कोर्ट ने फिर देखना है कि उसकी क्या पोजीशन है। इस पे सिर्फ इल्जाम लगा के बात खत्म नहीं होती, फिर आपको एविडेंस भी देनी है, उसको प्रूव भी करना है। आइदर आप प्रोसिक्यूशन है या फिर एक्यूज को भी वो भी दे सकता है एविडेंस अपने स्पोर्ट में।
अदरवाइज प्रोसिक्यूशन पे तो यानी जरूरी है ना वो बकायदा गवाहों से साबित करे तो फिर उसकी कन्विक्शन होती है। देखें जो एक्यूज है उसके भी राइट्स हैं, उसे भी स्टेट प्रोटेक्ट करती है, उसे भी वायलेट नहीं किया जा सकता, बेसिक राइट्स तो उसके भी हैं। जी बिल्कुल। तो पहले ये साबित तो हो उसने जुर्म किया है, उसके बाद सजा पे आएगी बात। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है, उसे अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है और उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है। जो एक रिक्वायर्ड टाइम है उसे आप डिले में नहीं लेके जा सकते। ठीक, और अगर साबित हो जाए फिर डिले हो जाए तो फिर क्या करे अवाम? फिर अवाम के कंसर्न जस्टिफाइड हैं किसी हद तक हैं। ऑब्वियसली हमें जो जजेस की तादाद है वो बढ़ाने की भी बहुत जरूरत है। मैं ठीक है, यानी ये आपसे कह रही हूँ वो तो अपनी जगह है प्रॉब्लम। ठीक है। बाकी ये जो लोग करते हैं कि इल्जाम लगाए और फौरन पकड़ के उस बंदे को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये भी जस्टिस तो नहीं है ना। और यानी इस बात पे आप ब्लेम भी नहीं कर सकते कोर्ट्स को, ऐसा नहीं होता कोर्ट्स में। कोर्ट्स ने दोनों के राइट्स भी देखने हैं, प्रोसीजर भी अडॉप्ट करना है, उसके बाद सजा और जजा होनी है। ठीक है। खालिद साहब, बात हो रही थी राइट्स की, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा ही है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, और उसके लिए वो स्टेट को इस पे कदगन नहीं लगानी चाहिए। वो हर फोरम पे अपनी आवाज़ उठा सकता है, आपके मीडिया के थ्रू अपनी बता सकता है, स्पीचेस कर सकता है, गैदरिंग कर सकता है, वो कॉर्नर मीटिंग कर सकता है। फिर ये कि अपनी आवाज़ को वॉइस करने के लिए, अपनी वॉइस को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट फोरम अडॉप्ट कर सकता है। इसके लिए स्टेट उसको फैसिलिटेट भी करती है। और मैंने ये देखा है कि जो बाज़ लोग अपने उनके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो वो बेचारे चुप कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो उस पे जुल्म कर रहा है, जिसने ज्यादती की है, वो फिर किसी और के साथ भी करेगा, इसलिए कि वो कहता है मैं तो कर सकता हूँ, मुझे तो इंडिपेंडेंस ही है। तो अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। ये आइन भी आपको प्रोटेक्ट करता है और इसमें फैसिलिटेट भी करता है। कोर्ट्स भी मौजूद हैं जो उसका अदाला कर सकती है। ठीक है खालिद साहब, लॉ में कौन से चेंजेस आए हैं? जी, लॉ में डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं टाइम टू टाइम। फौजदारी कानून में भी इस्तेलाहात होती हैं, सिविल में भी होती हैं, और ये लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा इतना डिफरेंट है। अभी तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से ही काम चला रही है। लेकिन अगर असेंबली में इसका लेजिस्लेशन करने के बाद, उसकी अमेंडमेंट करने के बाद, अगर उसको एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ वर्क में ला के ऑर्डिनेंस को जब एक्ट में शामिल करती हैं, तब इसका फ़ायदा है। अदरवाइज तो वो ऑर्डिनेंस एक सर्टेन टाइम के बाद लैप्स कर जाता है, फिर वो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होती उसकी अमेंडमेंट्स का। हालांकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिसमें हम सबसे ज़्यादा फौजदारी में ये देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन चालान बड़ी देर से भिजवाती है। हालांकि जो मैंडेटरी पीरियड है वो 14 दिन का है, लेकिन साल हा साल लग जाते हैं और फिर एविडेंस नहीं आती। इसका मतलब बाज़ का तो ऐसा होता है कि बंदा बरी हो जाता है, उसके बाद उसकी अपीलें लगती हैं। वो अपनी अपील लेके जज साहब के सामने जाता है और कहता है जी मैं तो बरी हो गया हूँ। ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। मिसेस जाहिद मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मैडम। क्या कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? मैडम मैं जी एडवोकेट साहबा से थोड़ा सा एक मेरा क्वेश्चन है जी, कि जो बेगुनाह लोग हैं, ठीक है, सिवाय उनके साथ देने के वकला साहिबान यहाँ पे सिर्फ पैसा बनाने के चक्करों में होते हैं। मेरी बात पे नाराज नहीं होना, मैं सिर्फ वकला की बात कर रही हूँ। हम 3 सालों से रुल रहे हैं अदालतों के कचहरियों में, और हमें आज तक किसी वकील ने, चाहे हमने बड़ा वकील रखा हो चाहे छोटा रखा, किसी ने सही गाइड नहीं किया हमें कि आप किस साइड पे जा रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। आपका केस बिल्कुल ही मामूली केस था, ठीक है। मैं सिर्फ वकला साहिबान को इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बंदे बहुत मजबूर हो गए, अपना घर बार हर चीज दाव पे लगा के अदालतों में आते हैं, चक्कर खाते हैं, तो मेहरबानी करके किसी को आप सही गाइड कर देंगे आपका केस किस लेवल का और कहाँ तक जा रहा है, बजाय इसके कि आप उसे आप इतने पैसे जमा करवा दें, आप इतने पैसे
मुंशी को दे दें, आप इतने पैसे इन्हें दे ठीक है। दें, आगे एक कॉपी भी निकलवाए तो उसके भी पैसे। यकीन ठीक है मिसेस जाहिद, बहुत शुक्रिया जी। आसमा साहिबा क्या कहना चाहेंगी? हर बंदे का कंसर्न। हाँ जी, अब लॉयर जो हैं वो भी हमारे इसी माशरे से, इसी कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो लॉयर टू लॉयर वेरी करता है, डिपेंड करता है कोई किस तरह से गाइड कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली केस की नौयत भी ऐसी होती है, वही बात, प्रोसीजर में टाइम procedure। लगता है। जो एक लिटिगेंट आ रहा है तो वो इस होप के साथ आता है कल मैं बस डिग्री कोर्ट की लेके तो बाहर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने प्रोसीजर अडॉप्ट भी करना होता है। देखें, आप एग्रीव्ड होके जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट इंडिपेंडेंट एक सैंक्टिटी है, ठीक है। उसने दोनों पार्टीज के राइट को देखना ठीक है। है, दोनों को डिटरमिन करके फिर डिसाइड। और ठीक है। जी, ये खालिद साहब। अजीब हमारे साथ मसला है कि अगर हम क्लाइंट को सही बात बता भी दें ना, तो वो समझते हैं कि वकील साहब ने हमें सही मशवरा नहीं दिया। सेटिस्फाइड हालांकि हम उनको ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा, ये आपका केस नहीं बनता तो आप बेहतर है कि कॉम्प्रोमाइज कर लें या आप कोई एमिकेबली सेटल डाउन कर लें इस पर। लेकिन वो कहते नहीं जी आप मैंने इसको अदालतों में घसीटना है, ठीक। और वो करते हैं, उसके लिए इंसाफ के लिए फिर सारा सिलसिला चलता है, इसलिए थोड़ा सा मसला। तो ये सच है कि कोई इदारा, कोई पेशा बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे लोग होते अच्छे हैं। बुरे होते Obviously। हैं, और इसकी इसमें वजह से तो पूरे कोई इदारे दो को राय हम नहीं है, सही है। बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल। हाँ, एंड पर कोई पैगाम जी देना हाँ। चाहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि वकील साहब की भी जिम्मेदारी बनती है वकला की, ये बहुत है कि वो केस को देखें, प्रॉपर गाइड करें। समझें, प्रॉपर गाइड करें, उनको बताएं कि आपका केस बनता है नहीं बनता, जी। और उसके बाद फोरम बताएं। बात का तो हम गलत फोरम की वजह से अपना टाइम ज़ाया कर बैठते हैं और उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, ठीक है। गलती हमारी अपनी होती है। ठीक है, यहाँ पर भी काम करना चाहिए। आप जी। दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच आपका फॉर बहुत ज्वाइनिंग। शुक्रिया, आपने उम्मीद बुलाया। करते हैं आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा। जी, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। तब तक मुझको इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।